दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली तो आपके लिए है पति देव, मेरे लिए तो ये कैद खाना था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। दीवार पर लगी अपनी शादी की फोटो देखकर सुंदा को याद करते हुए पुष्कर अपने जीवन की तमाम गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हैं प्यार और जिम्मेदारियों का नाम ही दाम्पत्य जीवन है, लेकिन जब किसी एक के हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियां डाल दी जाए और प्यार का कोसों दूर तक वास्ता ना हो तो इंसान मायूसी के घेरे में अपना अस्तित्व भूलता चला जाता है। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे से बात करना बेहद जरूरी होता। बात करते समय अपनी बात बोलने से ज्यादा सामने वाले की बातों को सुनने का और समझने का महत्व ज्यादा होता। साइंस के प्रोफेसर पुष्कर को तो सुंदा को सिर्फ सुनाना आता था, ना तो उसने कभी उसकी भावनाओं को तवज्जो दिया और ना ही उसकी बातें गौर से सुनी। सुनो जी, बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई हैं। इतना अच्छा मौसम है, आज मेरे घूमने का मन कर रहा है। क्या आज आप मुझे कहीं घुमाने ले चलेंगे? सुहावना मौसम देखकर भावुक होते हुए सुंदा ने कहा, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। रोज रोज नए बहाने बनाती हो बाहर घूमने के। मेरे पास तुम्हारे इन बेफजूल के शौक को पूरा करने का फालतू वक्त नहीं है। किताबों में सिर घुसाते हुए पुष्कर ने कहा, सुनो जी, शादी के पहले मैंने डिजाइनिंग का कोर्स किया था। अब तो कॉलेज चले जाते, मैं घर पर काम निपटाने के बाद बोर हो जाती हूँ। आप कहीं तो मैं अपना बुटीक खोल लूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारा कैरियर मुझसे शुरू होता और मुझ पर खत्म हो जाता। हो सके तो मुझसे ये बेसिर प्यार की बातें मत किया करो, घर गृहस्थी में मन लगाओ। सुनो जी, मेरी बचपन की सहेली अपने रिश्तेदार के यहाँ आई, मुझे उससे मिलने जाना। आज शाम को आप मुझे उसके पास ले चलेंगे या अगर आपके पास वक्त ना हो तो मैं चली जाऊं। कोई जरूरत नहीं फालतू के रिश्ते बनाने की। शादी के पहले जो रिश्ते थे वो भूल जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। सुंदा के हर शौक हर इच्छा पर पुष्कर अपने विचार थोप देता। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की उसके इस तरह के व्यवहार से सुंदा के ऊपर क्या असर पड़ता है। पुष्कर के इस तरह के व्यवहार से सुंदा खामोश हो गई थी। अपने आप को घर की चार दीवारी और काम में उसने कैद कर लिया था। कुछ दिन पहले सुंदा के नाड़ का एक हिस्सा टूट गया था, अब उसमें बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। सुनो जी, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। कॉलेज से थका मादा आया हूँ और तुम्हें अपने दर्द के अलावा कुछ नहीं दिखता। आज मेरी हिम्मत नहीं है, कल देखता हूँ। चलो, मुझे जल्दी से गर्मा गर्म चाय पिलाओ और साथ में पकौड़े भी तल देना, बहुत जोरों से भूख लगी है। दर्द के मारे तड़प रही सुंदा ने सुबह से निवाला तक नहीं खाया था, पर पुष्कर को कोई परवाह नहीं। उसने सुंदा से पूछा तक नहीं कि तुमने कुछ खाया या नहीं, बस आती अपनी ईसाई उसके ऊपर थोप दी। सुंदा की दर्द की इता हो गई थी, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पल पल पुष्कर उसकी आत्मा को रोद रहा। ऐसा कैसा जीवन साथी का रिश्ता जो अपनी पत्नी से सिर्फ अपने हिस्से की खुशियां चाहता, उसके दर्द से उसका कोई वास्ता नहीं। अत्याचार करने वाले से ज्यादा गुनहगार अत्याचार सहन करने वाला होता। ये बात आज सुंदा की
समझ में अच्छी तरह से आ गई थी। अपनी आत्मा को वह गुनाहों के बोझ तले और नहीं दबा सकती थी। अंदर कमरे में जाकर सुंदर ने सार जोड़ी कपड़े बैग में रखे और थोड़ा बहुत रुपये जो जमा कर रखे थे लेकर पुष्कर से बगैर कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर निकलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपसे पूछकर कुछ करने का हक आपने खो दिया है। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी? अब इन सब बातों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुमने दहलीज के बाहर कदम रखा तो लौट कर दोबारा मत आना। दहलीज तो तुम्हारे आपके लिए है पति देव, मेरे लिए तो ये कैद खाना था और अपने आप को अब मैं इस कैद खाने से आजाद कर रही हूँ। 7 फेरों के 7 वचन तो आपने ले लिए थे पर निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर सौंप दिया। आज मैं अपने आप को इस बंधनों से आजाद करती हूँ। अपने अहंकार में सुर पुष्कर ने सुधा को रोकने की कोशिश तक नहीं की। घर से निकलने के बाद सबसे पहले सुधा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अपने माता पिता के पास रहकर सुधा ने अपना एक बुटीक खोल लिया और पुष्कर से हमेशा के लिए अलग रहने का निर्णय। शादी के बाद ऐसे कितने मौके थे जब पुष्कर सुधा के दिल में अपनी जगह बना सकता था, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं किया। सुधा अपने बलबूते पर अपना जीवन जी रही है। पलट कर उसने पुष्कर की ओर देखा भी नहीं। अब पुष्कर के पास अपनी गलतियों के लिए सिवाय अफसोस करने वाला कुछ भी शेष नहीं रहा। सचमुच तभी तो कहा गया जिंदगी के सफर में गुजर जाते जो मकाम वो फिर नहीं आते।